हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। ताज़ा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बिहार का भूगोल। ये 12th नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो आज ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसको अगर कंप्लीट कर लेते तो हमको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बिहार का भूगोल से जितना भी सवाल होगा सब इससे बन जाएगा, समझ गए। सिर्फ आपको एक ही वीडियो में मिल जाने वाला है पूरा बिहार का भूगोल। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला है अक्षांशीय विस्तार पूछेगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखना 24 डिग्री 20 मिनट। सेकंड याद रखना जरूरी नहीं है। ये देखो सेकंड का साइन है, अगर डबल टिक रहा तो सेकंड, सिंगल टिक रहा तो क्या रहेगा, ये मिनट को शो करता है। तो अक्षांशीय विस्तार याद रखना है 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ गए? अक्षांश का मतलब क्या होता है, देखो अक्ष को मिलाने वाला। देखो धरती है ये, ठीक है। धरती में का दो अक्ष होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है कि नहीं। ये दोनों अक्ष को जो जो लाइन मिलाएगा इस तरह से, देखो इस तरह से, इसी को क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। और देशांतर मतलब ये हो गया पूर्व और पश्चिम जो होता है ना, वो दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। क्लियर है? अक्षांश का मतलब दोनों अक्ष को जोड़ने वाला। क्लियर है? तो ये पूछेगा कि बिहार का उत्तरी अक्षांश विस्तार मतलब अक्षांशीय विस्तार कैसा है, मतलब कहाँ से कहाँ के बीच में है। तो याद रखना 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट तक है। अब पूछा है देशांतरीय विस्तार बताइए। देशांतरीय विस्तार याद रखना है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है? आकृति पूछेगा बिहार का कैसा है, तो बिहार का आकृति कैसा है, आयताकार है। क्लियर है? क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल टोटल क्षेत्रफल याद रखना है 94,163 94,163 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया है। लंबाई याद रखना होगा आपको। लंबाई क्या है, बिहार की लंबाई पूछेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर चलते हैं तो बिहार को चलना पड़ेगा 345 किलोमीटर। बिहार की लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण की तरफ, 345 किलोमीटर। अगर वही चौड़ाई पूछेगा यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर कितना चौड़ाई है, तो याद रखना 483 किलोमीटर। क्लियर है? लंबाई 345 और चौड़ाई है 483। क्लियर है? अब सीमा देखते हैं, यानी कौन कौन है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हमारा बिहार के। तो उत्तर में क्या है, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में क्या है पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में क्या है उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गांव के भाषा में चौहद्दी बोलते हैं, कि बिहार की चौहद्दी को बताइए। समझ गए? तो ये है। अब पढ़ते हैं कि जलवायु कैसी, तो जलवायु यहाँ की मानसूनी, यानी कि मानसून आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के जलवायु देखने चेंजेस देखने को मिलेगा। समझ गए? औसत वर्षा यहाँ कितना होता है, काफ़ी कम होता है, 112 सेंटीमीटर ओनली। औसत वर्षा कितना है, 112 सेंटीमीटर। कुल क्षेत्रफल पूछेगा, तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 93,500। देखो इससे पहले ही मैंने क्षेत्रफल बताया था। ये देखो क्षेत्रफल जो है 94,163 मीटर, ये है नदी समुद्र वगैरह सबको मिला के, और ये शायद समतल वाली, तो उसको याद नहीं रखना, ये इसको छोड़ देना, इसको याद रखिए सिर्फ। टोटल क्षेत्रफल कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? याद रखना। अब देखना कुल वन क्षेत्र कितना है, यानी बिहार का जितना भूमि है उसे कुल कितना एरिया में वन क्षेत्र है, यानी कि वन फैला हुआ है। तो 7,380 वर्ग किलोमीटर, 7,380 वर्ग किलोमीटर में क्या है हमारा, वन है। वन यानी कि जंगल है। मतलब टोटल एरिया का कितना परसेंट है, मतलब टोटल एरिया का आपको मिलेगा 7.84%। यानी कि जितना बिहार का क्षेत्रफल है उसके लगभग 8% क्षेत्रफल में क्या है, वन है। बाकी में हम कृषि का के लिए इस्तेमाल करते हैं और रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओनली कितना है, 8% वन है, जो कि काफ़ी कम है। समझ गए? 25% अगर कहीं का वन है किसी एरिया में, मतलब किसी भी क्षेत्रफल का अगर 25% अगर वन है तो वहाँ सबसे बेस्ट माना जाता है, वहाँ का इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ देखो क्या है, ओनली 8% है। तो बहुत खराब स्थिति है वन के मामले में, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग क्या कृषि करते हैं। अब देखो कृषि के लिए उपलब्ध भूमियाँ हैं, तो याद रखना है, इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल छोड़ दे इसको। बंजर भूमि दिखा हुआ है, बंजर भूमि 4.6% जो यहाँ की भूमि है जो बंजर है, और 18% जो भूमि है वहाँ उस पर क्या होता है, खेती होता है। सोच लो। तो 3 पॉइंट याद रखना है कि देखो वन वन कितना, 8% एरिया में कितना क्या होता है, वन वन है। और बंजर भूमि पूछेगा जहाँ पे न वन है न कृषि होता, कुछ नहीं होता है, बंजर है। तो 4.6% एरिया जो है वहाँ का बंजर है। और यहाँ कृषि कितना होता था, 18.7% एरिया में क्या होता है, यहाँ पे कृषि होता है, बाकी में लोग रहते हैं। समझ गए? तो ये था, इतना याद रखना है सिर्फ आपको, बेसिक्स जो हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अक्षांशीय विस्तार याद रखना है 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट
17 मिनट। पूर्वी देशांतर, आकृति आयताकार है, क्षेत्रफल याद रखना है 94,163 वर्ग किलोमीटर, लंबाई याद रखना है 345 किलोमीटर, चौड़ाई याद रखना है 483। लंबाई का मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, चौड़ाई का मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर। सीमाएं याद रखना है, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। जलवायु यहाँ की कैसी है? मानसूनी है। औसत वर्षा की बात करते हैं 112 सेंटीमीटर होता है ओनली, जो कि काफ़ी कम है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुल वन क्षेत्र, तो यहाँ पे 8% एरिया में वन है। लगभग मान के चल सकते हैं कितना किलोमीटर एरिया, कितना वर्ग किलोमीटर? तो 7,380 वर्ग किलोमीटर एरिया। 7,380 वर्ग किलोमीटर एरिया में क्या है? वन है। कृषि के लिए इस्तेमाल होता है 18.7%, यानी लगभग 19% भूमि में कृषि होता है, और 4.6% यानी लगभग 5% भूमि है वो क्या है? बंजर है, ना जिसमें भूमि होता है ना कुछ नहीं होता, सिर्फ बंजर पड़ा हुआ है। तो ये था हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इसमें एक और चीज़ याद रखना होगा आपको, फसल सघनता याद रखिएगा कि यहाँ की फसल सघनता कितनी है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ ये सब कुछ नहीं याद रखना, बागवानी खेती, दिस खेती हो गई, कुछ नहीं याद रखना। जो एग्जाम में आएंगे वही याद रखना है, फालतू चीज़ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो फसल सघनता यहाँ कितनी है? 14.4 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इतना किलोमीटर एरिया फसल सघनता है। 14.4 यानी कि 14.4 वर्ग किलोमीटर क्या है? यहाँ की फसल सघनता है। क्लियर है? और फसल सघनता का रिपोर्ट कौन देता है? ये आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था 22-23 का, उसके अनुसार ये बताया गया। क्लियर है? तो ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं बिहार की संरचना। तो बिहार की संरचना में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे याद रखना, धारवाड़ चट्टान यहाँ मिलेगी आपको। कहाँ कौन कौन से जिला या कौन कौन से एरिया में ऐसे ऐसे मतलब संरचना आपको दिखा देगी। तो धारवाड़ चट्टान यानी कि जनरली क्या होगा? बहुत बड़े बड़े पत्थर होंगे, समझ गए? पहाड़ पत्थर वगैरह दिखा देंगे, तो धारवाड़ चट्टान इसको बोलते हैं। तो धारवाड़ चट्टान को कहाँ देखने को मिलेगा? तो याद रखिए, गया में मिलेगा, नवादा में देखने को मिलेगा, जमुई, मुंगेर और बांका। 5 जिला, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका, ये 5 जिलों को में कैसे मिलेगा आपको? धारवाड़ चट्टानें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं विंध्यन समूह की चट्टानें। तो विंध्यन समूह की चट्टानें, जैसे विंध्य हिमाचल पढ़ते हो ना, तो जो हिमालय का पार्ट का चट्टान है वो देखने को मिलेगा आपको कैमूर और रोहतास में मिलेगा। विंध्यन समूह की चट्टानें कहाँ? कैमूर और रोहतास, 2 जिला में। अब बात करते हैं टर्शियरी चट्टानें। तो टर्शियरी चट्टानें मिलता है वो कहाँ? ओनली पश्चिमी चंपारण के अंदर। पूछ सकता है एग्जाम में कि टर्शियरी चट्टानें बिहार में कहाँ मिलती है? तो पश्चिमी चंपारण में मिलती है, ठीक है। अब लिखा हुआ क्वाटनरी काल की चट्टानें। क्वाटनरी काल की चट्टानें का पूछेगा कहाँ कहाँ मिलता है? तो याद रखना, उत्तरी एवं दक्षिणी गंगा के मैदान का पुरातन जलोढ़ और बागा तथा नवीनतम जलोढ़ का खादर यहाँ पे मिलता है। यानी गंगा का जो इलाका है उत्तर पूर्व पश्चिम जो भी है इलाका, तो गंगा के किनारे आपको क्या मिलेगा? क्वाटरी काल की चट्टानें मिलने वाली है। क्लियर है? तो ये था बिहार की संरचना, इस तरह से है, समझ गए? धारवाड़ चट्टान, विंध्य समूह की चट्टानें, टर्शियरी चट्टानें और क्वाटनी काल की चट्टानें, ये है, समझ गए? अब बात करते हैं भौतिक स्वरूप, कैसा है बिहार का भौतिक स्वरूप, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। भौतिक समूह में आपको दिखा देगा शिवालिक पर्वत श्रेणियों को दिखा देंगे। यहाँ शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ भी हैं। यहाँ आपको दिख जाएगा इसका श्रेणी में कौन कौन से पहाड़ आपको देखने को मिलेगा जहाँ आप घूम भी सकते हो, जैसे कि रामनगर दून की पहाड़ी, हरहा घाटी, धून घाटी, सोमेश्वर श्रेणी, ये सारे आपको बिहार के अंदर मिलेंगे। इसकी औसत ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 250 से लेकर 850 मीटर की ऊंचाई लगभग होती है, सोच लो। और ये ज़्यादातर जो आपको शिवालिक पर्वत श्रेणी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? पश्चिमी चंपारण के अंदर मिलेगी। क्लियर है? पश्चिमी चंपारण में आप जाओगे तो आपको शिवालिक पर्वत श्रेणियों की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको दिखा देने वाला है। अब बात करते हैं उत्तरी बिहार मैदान आता है, पहाड़ी तो मिल गया, उसका क्या मैदान आपको दिखाई देगा। तो उत्तरी बिहार के मैदान लगभग 66 मीटर इसका औसत ऊंचाई होगा समुद्र तल से। और उत्तरी बिहार के मैदान में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से जिला, तो याद रखिएगा, सारण, चंपारण, मिथिला और कोसी का जो क्षेत्र है वो सब क्या आते हैं? उत्तरी बिहार का मैदान आता है, जहाँ पे खेती वगैरह होता है, ठीक है। अब आते हैं दक्षिणी बिहार के मैदान, वहाँ भी क्या होगा? खेती होगा, लेकिन ये समुद्र तल से क्या होगा? थोड़ा सा हाइट पे होगा, 70 मीटर इसका ऊंचाई है समुद्र तल से, ठीक है। और दक्षिणी बिहार के मैदान में कौन कौन आ जाते हैं, कौन कौन से जिला था, ध्यान दीजिएगा, भोजपुर, पटना, शेखपुरा, लखीसराय एवं मध्य क्षेत्र, यानी उसके जो बीच के क्षेत्र हैं वो सब आ जाते हैं दक्षिणी बिहार के मैदान के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है? भोजपुर, पटना, शेखपुरा, लखीसराय और लखीसराय एवं मध्य क्षेत्र जो भी लिखा हुआ है। अब दक्षिणी का संकीर्ण पठार, ऐसा नहीं है कि बिहार में पठार नहीं, बिहार में पठार भी है। ये कम्मूर का पठार हो गया, जैसे खड़गपुर की पठारियाँ पहाड़ी हो गई, ये सब पठार के अंदर ही आता है। तो बिहार में आप सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, पर्वत भी मिलेगा, पठार भी मिलेगा, मैदान में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो पूछा कि दक्षिण का संकीर्ण पठार कहाँ कहाँ है, कौन कौन से पठार हैं? तो कम्मूर का पहाड़ आपको देखने को मिल सकता है, खड़गपुर का पठार, या खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उसी के अंदर आता है। इसका औसत ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा होता है, 150 से लेकर 300 मीटर इसका ऊंचाई होता है समुद्र तल से, 150 से लेकर 300 मीटर इसका ऊंचाई होगा। और कौन कौन से इलाका आएंगे दक्षिणी का संकीर्ण पठार के अंदर? तो रोहतास चले जाइए, कैमूर, मुंगेर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। क्लियर है? औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका, ये सारे इलाके जो हैं दक्षिणी का संकीर्ण पठार के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा बिहार का भौतिक स्वरूप। क्लियर है?
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ भी है, यहाँ मैदान भी है और यहाँ पठार भी है। समझ गए, चारों चीज़ प्रेजेंट है। तो ये पूरा आपको दिमाग में रखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम दिमाग में रखना है। बाकी देखो जो भी फालतू क्वेश्चन है सबको मैं छाड़ दिया हूँ। समझ गए, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको सिर्फ याद रखना। अब बात करते हैं, पढ़ते हैं बिहार की नदियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बिहार की नदियों से एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो आपको गंगा नदी मिलेगा ही। गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको पूछ सकता है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री है। और इसकी लंबाई कितना है बिहार के अंदर? देखो बिहार के अंदर की जो लंबाई आपको दिखाया जाएगा ये सब बिहार के अंदर की बात है, टोटल लंबाई नहीं है ये। गंगा की जो लंबाई आपको दिखा देगी 445 किलोमीटर आपको बिहार में नदियाँ फ्लो करती है, 445 किलोमीटर। सोच लो, यानी कि सबसे लंबी नदी जो बिहार में फ्लो करती है वो गंगा ही है। ठीक है, गंगा निकलती है गंगोत्री से 445 किलोमीटर। घाघरा या सरयू नदी, घाघरा नदी को ही दूसरा नाम क्या है? सरयू नदी। और ये कहाँ से निकलता है? तो यह मचपाचुंग तिब्बत से निकलता है। मचपाचुंग तिब्बत, मचपाचुंग जगह का नाम है। ठीक है, तो मचपाचुंग तिब्बत से निकलता है और इसकी लंबाई टोटल बिहार के अंदर कितनी है? 83 किलोमीटर। क्लियर है। अब बात करते हैं गंडक। गंडक भी काफ़ी फेमस नदी है बिहार के अंदर। सप्तगंडकी नेपाल से निकलता है। जगह का नाम याद रखना। गंडक रिवर कहाँ से निकलती है? तो सप्तगंडकी नेपाल से। बिहार के अंदर 425 मीटर, सॉरी किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, सब में किलोमीटर याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक निकलती है सोमेश्वर श्रेणी से, कन्फ्यूज नहीं करना गंडक और बूढ़ी गंडक में। ठीक है, बूढ़ी गंडक निकलती है सोमेश्वर श्रेणी से, 320 किलोमीटर लंबा है ये। बागमती निकलती है महाभारत श्रेणी नेपाल से, 394 किलोमीटर लंबा है ये। कमला रिवर का नाम है, नदी का नाम है कमला नदी। ये भी निकलती है महाभारत श्रेणी से नेपाल के अंदर, और यहाँ बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। कोसी नदी जिसको बिहार का हम शोक भी बोलते हैं, ये कहाँ से निकलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सप्तकौशिकी से निकलती है, सप्तकौशिकी नेपाल से, सप्तकौशिकी नेपाल से निकलती है और बिहार में इसके अंदर लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। अब बात करते हैं महानंदा। महानंदा निकलती है मकला दियाराम दार्जिलिंग से निकलती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, महानंदा जो निकलती है वो मकला दियाराम दार्जिलिंग से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई है 376 किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कर्मनाशा। कर्मनाशा जो है विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, इसकी लंबाई का जिक्र नहीं किया गया है। सोन नदी की बात करते हैं तो ये निकलता है अमरकंटक की पहाड़ियों से और इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर। अगर वही बात करते हैं पुनपुन रिवर की, तो पुनपुन रिवर जो निकलता है ये चौराहा पहाड़ी पलामू से निकलता है। चौराहा पहाड़ी पलामू से निकलता है, इसकी लंबाई है 235 किलोमीटर। फल्गु रिवर की बात करते हैं तो हजारीबाग पठार से निकलता है, इसकी लंबाई का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है फल्गु रिवर हजारीबाग पठार से। वही बात करते हैं पंचानन रिवर फ्लो करती है बिहार के अंदर, इसका ये निकलता है उत्तरी छोटा नागपुर से। सकरी नदी भी निकलता है उत्तरी छोटा नागपुर से। वही बात करते हैं अजय नदी का नाम क्या है? अजय है। ये निकलता है बटपाड़ चकाई जमुई से, जमुई जिला से निकलता है ये। बटपाड़ कोई जगह होगा, ठीक है, वहाँ से निकलता है। नोट करके लिखा होगा कि गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, जबकि बिहार में प्रवाहित होने वाली सभी नदियों गंगा की सहायक नदियाँ हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में जितना भी नदी फ्लो कर रहा है, जितना भी नदी में पड़े हैं गंगा के अलावा, ये सब के सब क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ ही हैं। और सब जगह कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना, लंबाई आप याद रखो ना रखो, सिर्फ आप इतना याद रखो कौन सी नदी जो बिहार में फ्लो करती है और उसका उद्गम स्रोत कौन कौन सा है। ठीक है, तो एक बार हम क्विक रिविजन कर देना, ध्यान दीजिएगा। गंगा निकलता है गंगोत्री से। घाघरा जिसका दूसरा नाम सरयू है, ये निकलता है मचपाचुंग तिब्बत से। गंडक निकलता है सप्तगंडकी नेपाल से। बूढ़ी गंडक निकलता है सोमेश्वर श्रेणी से। बागमती निकलता है महाभारत श्रेणी नेपाल से। और महाभारत श्रेणी नेपाल से एक और नदी निकलता है जिसका नाम है कमला। कोसी नदी निकलता है सप्तकौशिकी नेपाल से। महानंदा निकलता है मकला दियाराम दार्जिलिंग से। कर्मनाशा नदी निकलता है हिमाचल की पहाड़ियाँ से। और सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। पुनपुन की बात करते हैं तो पुनपुन निकलता है, पुनपुन नदी चौराहा पहाड़ी पलामू से निकलता है। फल्गु रिवर बात करते हैं तो ये हजारीबाग पठार से निकलती है। पंचानन जो रिवर है ये उत्तरी छोटा नागपुर से निकलता है और उत्तरी छोटा नागपुर से एक और रिवर निकलता है जिसका नाम है सकरी नदी। ठीक है, अभी बात करते हैं अजय नदी, तो अजय नदी निकलता है बड़पाड़ चकाई जमुई से निकलता है ये। क्लियर है, तो ये हमारा नदी क्लियर हो गया, समझ गए। तो पूरा नदी का नाम याद रखिएगा, उद्गम स्रोत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं बिहार की मिट्टियों की। बिहार की मिट्टियाँ, ज्योग्राफी की बात करें, मिट्टी की बात ना करें कैसे भी हो सकता है ऐसा, तो इंपॉर्टेंट है मिट्टी भी। तो मिट्टी पढ़ते हैं आपको, तो यहाँ निकलता है कौन कौन तरह की कैसी कैसी मिट्टियाँ जो बिहार में पाई जाती है, सब तरह की मिट्टी की बात करेंगे आज हम। तो पहला है उप हिमालय की पर्वतीय मिट्टी। उप हिमालय का मतलब हिमालय से रिलेटेड जो मिट्टी होगी, मतलब हिमालय से जो लास्ट में जो मिट्टी निकलता है, धीरे धीरे क्या होता है, पत्थर चट्टान धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी में कन्वर्ट होता जाता है कि नहीं, जैसे से नीचे जाओगे। तो ये उप हिमालय की जो पर्वतीय मिट्टी आपको देखने को मिलेगी वो पश्चिमी चंपारण मिलेगी, क्योंकि क्या है, ये उत्तरी साइड पड़ता है, बिहार को उत्तरी साइड में पड़ता है पश्चिमी चंपारण, है कि नहीं।
तो याद रखना, उप हिमालय की पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलेगी आपको? चंपारण में देखने को मिलेगी, पश्चिमी चंपारण के अंदर। तराई मिट्टी की बात करें, तराई मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक तराई मिट्टी, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक। वही बात करते हैं पुरातन जलोढ़, नहीं सबसे पुराना वाला जलोढ़ जिसको बोलते हैं बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या उसको बोलते हैं बांगर मिट्टी। तो ये आपको देखने को मिलेगा घाघरा, गंडक, दोआब या और बूढ़ी गंडक का पश्चिमी तट तक आपको दिखाई देने वाला है। जो भी मिट्टी है, पुरातन मिट्टी या बागर मिट्टी जो है, घाघरा नदी के किनारे मिलेगा, गंडक के घाघरा, दोआब जो भी है, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी तट तक दिखाया है। यानी जो भी नदी वगैरह है, घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, इस सब के अगल बगल में ये मिट्टी आपको दिखा देने वाला है। समझ गए? आगे बात करते हैं नवीन जलोढ़, यानी कि नया वाला जलोढ़ मिट्टी, इसी को बोलते हैं खादर मिट्टी। पुराना अगर रहेगा तो पुरातन जलोढ़ तो उसको बोलेंगे बांगर, अगर नया जलोढ़ रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? खादर मिट्टी हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना है, खादर का मतलब समझ जाएगा डायरेक्ट कि वो नया वाला जलोढ़ की बात कर रहा है। जैसे ही बांगर बोलेगा तो समझना पुराना जलोढ़ की बात कर रहा है। समझ गए? तो यहाँ लिखा हुआ नवीन जलोढ़, यानी कि नया वाला जलोढ़ मिट्टी, उसको खादर मिट्टी बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ये गंगा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा की निम्न घाटियों, यानी कि उसके किनारे किनारे आपको दिखाई दे देगा। गंगा किनारे, गंडक किनारे, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा रिवर के तटों पे आपको दिखा देगा, घाटियों पे दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कगारी मिट्टी। ये मिट्टी का प्रकार है कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी भी बिहार में दिखाई मिलेगा। ये गंगा के दक्षिणी कगार पर कांप मिट्टी क्षेत्र में मिलता है। गंगा का दक्षिणी इलाका होगा, जैसे कि पटना वाला इलाका होगा, गंगा का दक्षिणी इलाका है कि नहीं, तो वहाँ आपको जनरली मिलेगा कगारी मिट्टी देखने को मिलेगा। गंगा का दक्षिणी कगार का कांप मिट्टी का क्षेत्र जो भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ताल मिट्टी। मिट्टी का नाम क्या है? ताल, ताल से ताल मिला। तो ताल मिट्टी की बात करते हैं तो बक्सर से लेकर भागलपुर तक की कगारी मिट्टी की दक्षिण पट्टी, मतलब बक्सर से लेकर भागलपुर तक आपको दिखाई देने वाला ये मिट्टी, बक्सर से लेकर कहाँ तक? भागलपुर तक। क्या नाम है? ताल मिट्टी। अब बात करते हैं केवाल या कैरल मिट्टी। गांव में इसको केवाल बोलते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कैरल मिट्टी बोला जाता है। अब जनरली आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? बक्सर में दिखाई देगा, भोजपुर में दिखाई देगा, पटना में दिखाई देगा, नालंदा, गया और भागलपुर में आपको दिखाई देने वाला है केवाल या कैरल मिट्टी। भोजपुर, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर में। अब आते हैं बलथर मिट्टी। बलथर आपको मिट्टी कहाँ दिखा देगा? गंगा के मैदान और छोटा नागपुर पठार के संगम स्थल पर, पश्चिमी कैम्बूर से लेकर पूर्वी भागलपुर तक ये विस्तृत है। पश्चिमी कैम्बूर से लेकर कहाँ तक? पूर्व में भागलपुर तक ये विस्तृत है। गंगा के मैदान किनारे भी दिखेगा और छोटा नागपुर के पठार के पास भी दिखा देगा। देखो उसका बलथर क्यों नाम है? क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा होता है इस मिट्टी के अंदर, इसी का नाम इसका क्या है? बलथर नाम है। समझ गए? तो कहाँ कहाँ मिलेगा वो भी बता दिए। गंगा के मैदान से लेकर छोटा नागपुर पहाड़ तक मिलेगा आपको, पश्चिमी कैम्बूर से लेकर पूर्वी भागलपुर तक ये दिखा देगा। नेक्स्ट प्रदेश का नाम है लाल बलुका युक्त मिट्टी। देखो इसमें बालू प्रेजेंट होने वाला है। तो कैमूर और रोहतास में जनरली मिलता है, रेड कलर का होता है, इसको बोलते हैं लाल बलुका युक्त मिट्टी। तो कैमूर और रोहतास जिले में दिखाई देगा। लाल एवं पीली मिट्टी, येलो कलर का होता है या रेड कलर का होता है। कहाँ कहाँ दिखाई देगा आपको ये मिट्टी? मुंगेर में दिखाई देगा, जमुई में दिखाई देगा, बांका में, औरंगाबाद में, गया और नवादा में। देखिए अब जगह का नाम याद रखो ना रखो, लेकिन मिट्टी का प्रकार जरूर याद रखना है। समझ गए? और इतना आप याद रख सकते हो कि आपका जो जिला है उसके अगल बगल का जिला अगर आपका आ रहा है तो वो भी याद रख सकते हो। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आपको। कौन कौन सी मिट्टी अगर व्यू पढ़ दे रहा हूँ, जगह सिर्फ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मिट्टी का प्रकार पढ़ रहा हूँ। तो उप हिमालय की पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरातन जलोढ़ जिसको बोलते हैं बांगर मिट्टी, नवीनतम जलोढ़ जिसको बोलते हैं खादर मिट्टी, कगारी मिट्टी, ताल मिट्टी, केवाल और कैरल मिट्टी, और बलथर मिट्टी, लाल बालयुक्त मिट्टी, बालुका युक्त मिट्टी, फिर है लाल और पीली मिट्टी। इतने प्रकार की मिट्टी हमारे बिहार के अंदर पाई जाती है। समझ गए? और कौन कौन से इलाका में पाया जाता है वही बता दिए। इसको आराम से रिवाइज करिएगा बार बार देख के। ठीक है, अब बात करते हैं जलप्रपात। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नदी जलप्रपात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिट्टी उतना पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन मिट्टी का प्रकार तो जानना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं? लेकिन आप पढ़ते हैं जलप्रपात, इसको एक भी नहीं छोड़ना, आपको सारे जलप्रपात को रट जाना है, किसी भी तरह से इसको एकदम याद कर जाना है। तो कौन कौन सा जलप्रपात है ध्यान दीजिएगा। पहला जो आता है उसका नाम है दुर्गावती जलप्रपात। ये दुर्गावती नदी से निकलता है। देखो जलप्रपात का मतलब क्या होता है कि ऐसा जगह जहाँ से क्या जल का फ्लो हो रहा है, पहाड़ों के बीच से होता है। समझ रहे? झरना जिसको बोलते हैं, ये जलप्रपात का मतलब होता है जहाँ से नदियाँ, वहाँ से देखो पानी निकलना शुरू होगा और उसी से क्या होगा? नदी का निर्माण हो जाएगा। समझ गए? ऐसे पहाड़ है, पहाड़ से पानी गिरना शुरू होगा, तो जो पानी गिर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। और यही गिरते गिरते क्या होता है? नदी का निर्माण कर देता है। समझ गए? तो बात करते हैं कौन कौन से जलप्रपात जो है बिहार के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 जलप्रपात है ओनली। पाँचों का नाम याद रखना होगा, एकदम दिमाग में होना चाहिए। पहला तो आता है दुर्गावती जलप्रपात। तो दुर्गावती जलप्रपात से में निकलता है कौन सा नदी? दुर्गावती नदी निकलता है। इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, 300 फीट की ऊंचाई है। बिहार में सबसे ऊंची अगर जलप्रपात का नाम पूछेगा तो उसका नाम याद रखना है दुर्गावती। दुर्गावती सबसे ऊंची क्या है? जलप्रपात है बिहार के अंदर। ये कहाँ मिलेगा आपको? रोहतास जिले के अंदर चले जाइए, रोहतास में मिलेगा कौन सा? दुर्गावती जलप्रपात। नेक्स्ट बढ़ते हैं ककोलत। ककोलत का नाम तो आपने सुना ही होगा, गर्म पानी या ठंडे पानी के बारे में आपने जानते होंगे कहाँ से निकलता है।
तो ककोला जलप्रपात की बात करते हैं कि इससे निकलता है कर्मनासा रिवर, कर्मनासा रिवर, और इसकी ऊंचाई जो है 160 मीटर है, ओनली 160 मीटर। और ये आपको दिखा देने वाला है कहाँ, ककोलत पठार नवादा के पास ही दिखा देगा, नवादा जिले के अंदर। ठीक है, इस बात हैं सुख लहरी पे जलप्रपात, सुख लहरी जलप्रपात, सुख लहरी नाम देखो किस तरह से, सुख लहरी। इससे जो नदी फ्लो करता है उसको बोलते हैं कन्हर नदी, और कन्हर नदी, ठीक है। और इस जलप्रपात का जो हाइट है वो कितना है, 100 मीटर हाइट है ओनली। ये आपको दिखा देगा उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा के बाद देगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बॉर्डर है उसी इलाका में दिखा देगा सुख लहरी जलप्रपात। क्लियर है। नेक्स्ट बोलते हैं तमासीन जलप्रपात, नाम क्या है, तमासीन। तमासीन जलप्रपात से निकलता कौन सा रिवर, महाने नदी निकलता है, महाने। और इसका ऊंचाई काफ़ी कम है, लगभग 50 मीटर माना जाता है कि इस जलप्रपात की ऊंचाई है, तमासीन जलप्रपात का। और ये आपको दिखा देगा बिहार झारखंड की सीमा पे, देखो 2 को बॉर्डर में मिल गया आपको। अगर यूपी बिहार के बॉर्डर पूछेगा तो सुख लहरी जलप्रपात, अगर वही पूछेगा बिहार झारखंड के बॉर्डर पे कौन है तो तमासीन जलप्रपात। क्लियर है। अब एक है धुआं कुंड जलप्रपात जो काफ़ी फेमस है, इसे फ्लो करता है तो कौन सा नदी बनता है, काओ नदी का निर्माण होता है, काओ नदी। और ये आपको दिखा देगा सासाराम जिले के अंदर ताराचंडी एक जगह है वहाँ पे दिखा देगा आपको। क्लियर है। तो फिर से पढ़ते रहा हूँ, दुर्गावती, ककोलत, सुखलहरी, तमासीन और धुआं कुंड। दुर्गावती सबसे ज़्यादा हाइट का है 300 मीटर, फिर ककोलत है 60 मीटर, सुखलहरी है 100 मीटर, तमासीन है 50 मीटर, धुआं कुंड है, इसका हाइट नहीं दिया, वो काफ़ी कम होगा। दुर्गावती आपको दिखा देगा रोहतास के अंदर, ककोलत आपको दिखाई देगा नवादा ककोलत पठार के पास, सुखलहरी नदी दिखा देगा उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के पास, तमासीन आपको दिखा देगा बिहार झारखंड के बॉर्डर के पास। अगर वह आता है धुआं कुंड, तो धुआं कुंड आपको दिखा देगा सासाराम में एक जगह है ताराचंडी के पास। रिवाज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख झरने एवं जलकुंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से झरने हैं जो बिहार के अंदर है, या जलकुंड की बात करते हैं। जलकुंड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जल का स्टोरेज होना, समझो जहाँ पे एकदम फ्रेश जल फ्लो करता है और यहाँ पर नहा वगैरह सकते हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं जलकुंड, समझ गए। तो प्रमुख झरने एवं जलकुंड की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है ये, सारे को याद रखना है आपको। राजगीर आप घूमने चले जाओ तो बहुत सारे, सबसे ज़्यादा राजगीर में कौन कर दे रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपको राजगीर में है, अब बाकी आपको मुंगेर में, सोच लो 6 राजगीर में है और बाकी मुंगेर में आप दिखा देगा। जो भी झरने और जलकुंड है पूछेगा कि कहाँ कहाँ में, तो 2 ही जगह को नाम ही याद रखना है, राजगीर, मुंगेर और एक गया में भी थोड़ा सा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कौन कौन सा है। सप्तधारा या सतधरवा जिसको बोलते हैं, सप्तधरवा झरना या जलकुंड बोलते हैं इसका। ठीक है, नाम पढ़ते जा रहा हूँ, जगह का नाम पढ़ते जाऊँगा। तो राजगीर में है लगभग सारे, कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। सप्तधारा या इसका दूसरा नाम क्या है, सतधरवा। ब्रह्मा कुंड राजगीर में ही है, सूर्य कुंड राजगीर में है, नानक कुंड राजगीर में है, मखदुम कुंड राजगीर में है, गोमुख कुंड राजगीर में है। देखो यहाँ तक का था। ठीक है, तो ये राजगीर का इलाका हो गया। राजगीर में इतने सारे कुंड हैं, जलकुंड। सप्तधारा या सतधरवा इसका नाम है, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड। याद रहेगा, गोमुख, मखदुम, नानक, सूर्य, ब्रह्मा और सप्तधारा। ये तो किसी भी तरह से ट्रिक बना के आप याद कर लेना आपको। ठीक है, अब आते हैं मुंगेर जिले के अंदर। मुंगेर जिले में कौन कौन से आपको दिखा देंगे, कितने हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मुंगेर के अंदर को 7, सबसे ज़्यादा कहाँ है, मुंगेर के अंदर है। राजगीर में 6 और मुंगेर में 7। देखो कौन कौन से कुंड है भाई। तो मुंगेर में आते हैं तो मुंगेर में आपको दिखा देंगे लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण सीता कुंड। सीता कुंड में सर्वाधिक गर्म पानी दिखाई देता है, याद रखना ये सबसे गर्म पानी पूछेगा कि किस कुंड में आपको दिखा देगा बिहार के अंदर, तो आप चले जाइए सीता कुंड। कहाँ पड़ता है, ये मुंगेर के अंदर पड़ता है। कितने फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोच लो कितना टेम्परेचर होता है उस पानी का, ऑटोमेटिक वहाँ से गर्म पानी निकलता है। सोच लो कोई गर्म करने की जरूरत नहीं है, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट सर्वाधिक गर्म पानी यहीं से निकलेगा, सीता कुंड से। ठीक है, तो लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, सिंगार कुंड, भरारी कुंड, ये था। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, कौन कौन से कुंड है, लक्ष्मण, सीता, रामेश्वर। देखो 3 तो ऐसे ही रिलेटेड हो गया, लक्ष्मण सीता और राम से रिलेटेड हो गया, तो ऐसे ही याद रहेगा, लक्ष्मण सीता और रामेश्वर कुंड। फिर देखो कि ऋषि थे, भगवान वगैरह ऋषि बनते हैं, तो ऋषि, जन्म, सिंगार, ऋषि, जन्म, सिंगार, भरारी, बस इतना याद रखना। ठीक है, लक्ष्मण, सीता, रामेश्वर, ऋषि, जन्म, सिंगार और भरारी कुंड है ये। ठीक है, इसका नाम है सिंगार ऋषि। देखो एक ऋषि है, एक सिंगार ऋषि है, बस ये डिफरेंट ही है, याद रहेगा। अब बात करते हैं अग्निकुंड। अग्निकुंड आपको दिखा देगा गया के अंदर, गया के अंदर सिर्फ एक कुंड है जिसका नाम क्या है, अग्निकुंड है। ठीक है, तो याद होना चाहिए। तो क्या लिखा, कुल कितने, देखो कहाँ, 6 राजगीर में है, 7 मुंगेर में और 1 गया में है, याद रहेगा। तो किस तरह से याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट बोला एक कुंड है, नानक कुंड किस कहाँ पड़ता है, तो राजगीर में पड़ता है। 3 ही नाम तो याद रखना है, या तो राजगीर, या तो मुंगेर, या तो गया।
समझ गए। तो मुंगेर और गया वाला याद रखो, तो बाकी तो बचेगा जो राजगीर का हो ही जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि मुंगेर याद करना ईजी भी है, क्योंकि सीताराम रामेश्वर ऋषि और सिंगार ऋषि जन्म और भरारी, बस। अब बात करते हैं बिहार के वन की बात करते हैं। झरना तो कंप्लीट हो गया हमारा, कौन कौन सा झरना था या जलकुंड था। अब बिहार के वन के बारे में पढ़ाई करते हैं, और सारे इसमें नहीं पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वही हमको जानना है सिर्फ। जैसे कि आपको यार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बता चुके थे, ये कितना था, इससे पहले पढ़ाया था 94,163 वर्ग किलोमीटर था, कुल एरिया इतना है, ठीक है। उसमें से वन कितना था, 7,380.79, लगभग 8% वन था, है कि नहीं। कितना किलोमीटर एरिया के अंदर वन है, तो ये पूछ सकता सवाल कि बिहार कितना किलोमीटर एरिया में वन है, तो सीधे बोलना है 7,380 वर्ग किलोमीटर में यहाँ वन फैला हुआ है, जो कि पूरे एरिया कितना परसेंट है, 8% है, ठीक है। अब आता है आरक्षित वन और संरक्षित वन। देखो यहाँ पर डिफरेंस आपको समझना होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ जाते हैं, रट जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व, और ये काफ़ी कम है, 693 किलोमीटर, 93 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इतना एरिया में फैला हुआ है। और जो संरक्षित है, प्रोटेक्टेड इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये 6,183 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखो आरक्षित का मतलब क्या होता है, आरक्षित का मतलब होता है कि पूरी तरह से बैन होता है, कोई भी आम पब्लिक वहाँ नहीं जाता। रिजर्व का मतलब होता है कि वहाँ कोई इंटर नहीं कर सकता, सिर्फ वहाँ जीव जंतु रहेंगे, आदमी का एंट्रेंस बिल्कुल अलाउ नहीं है, कोई भी आदमी वहाँ नहीं जा सकता। जाना भी होगा तो वहाँ पे ऑफिसर से आपको परमिशन लेना होगा। उस रिजर्व वन में आपको जाना होगा, तब बिना ऑफिसर के परमिशन के आप नहीं जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति को जाना अलाउ नहीं होता, समझ गए। पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है, हाईली सिक्योर्ड रहता है ये जो वन है, ये इलाका जो है, ठीक है। अब आता है संरक्षित वन। ये जो वन होता है सरकार के अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार इसको अति करता है, मतलब डेवलप करता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है, सरकार के अंडर में ही आएगा, लेकिन इसमें उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। पहला बात तो ये कि उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, और इस वन को सरकार अपने हिसाब से इसको क्या करती है, ग्रो करती है, या जो भी करना होता है। जैसे कि हमको क्या करना है, माना कि लकड़ी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, बिहार में माना कि लकड़ी का प्रोडक्शन कम हो गया, तो ये इसको वन को बढ़ा देगा, ठीक है। माना कोई चीज़ का खेती या कोई चीज़ का फल फूल का मतलब बढ़ावा करना है, तो ये सब ये जाएगा संरक्षित वन के इलाका में ही आएगा, ठीक है। तो बिहार के अंडर में होगा, लेकिन क्या होगा, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया घटाया दिस दैट चीज़ को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, समझे। लेकिन जो रिजर्व है वो चेंज नहीं किया जाता, फिक्स है, ना उसमें किसी का एंट्री होगा, ना किसी को जाना है बिना परमिशन के, और उसमें कोई चेंजेस छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, फिक्स है वो, समझ गया। नहीं तो जैसे कि आप पैसा रखते हो तो क्या एक साइड में रखते हो कि रिजर्व वाला मेरा है, कि ये रिजर्व इसका फिक्स रखेंगे, है ना। उसी तरह से वन को भी रिजर्व रखा गया, एकदम फिक्स है ये, इसको हटाना नहीं है, कि कोई भी हालत में इसको खर्च नहीं करना है, समझ गए। तो ये था। तो याद रखना, आरक्षित जो इलाका है कम है, 693 वर्ग किलोमीटर, और संरक्षित जो है वो 6,183 वर्ग किलोमीटर है। ये सरकार के अंडर में आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, मैनिपुलेशन किया जा सकता है, चेंजेस वगैरह किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ओनली संरक्षित है ये। अब आते हैं वन का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, अभी ऑलरेडी पढ़ा 7.84%, लगभग 8% जो है वन हमारा पूरे बिहार का 8% एरिया में सिर्फ वन है, 7.84%, यानी लगभग कि 8% एरिया में, अभी बताया था। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति औसत वन भूमि कितनी, यानी कि एक व्यक्ति पे कितना भूमि पड़ता है बनने के लिए, दो कितना कम है, 0.01 हेक्टेयर ओनली, यानी एक व्यक्ति के लिए कितना हेक्टेयर में वन आपको मिल रहा है, 0.01 हेक्टेयर में आपको वन मिल रहा है। जैसे कि हम हैं, तो मेरे लिए कितना है, 0.01 हेक्टेयर वन है ओनली, समझ गए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के अंदर राष्ट्रीय पार्क एक है, जिसका नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। आपको जवाब देना कि कौन से जिला के अंदर है ये वाल्मीकि नगर जो पार्क है, राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं, एक है वाल्मीकि नगर। वही बचेगा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बिहार के अंदर कुल 12 वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सवाल आता है कि बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या का नाम बताए, मतलब संख्या बताइए। तो कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 12 हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है, किसी वन को, वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब होता है किसी जीव को प्रोटेक्टेड रखना, किसी खास एरिया में उसको क्या होता है, उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अभ्यारण्य का निर्माण कराते हैं। यह अभ्यारण्य का मतलब होता है घर, यानी किसी जीव का खास घर, जैसे बाघ है तो बाघ के लिए हम कोई खास अभ्यारण्य बना दिए, ठीक है। जैसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है ना, उसी तरह से, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं टोटल बिहार के अंदर, 12 है, याद रखना है। राष्ट्रीय पार्क कौन है, एक है सिर्फ वाल्मीकि नगर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा जिला है जो कि वन में वो काफ़ी टॉप कर रहा है। तो पहले जो आ रहा है वो कैमूर जिला है, तो कैमूर जिला के लिए शाबाशी पहले भी जाना चाहिए, है कि नहीं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो कैमूर जिला के लोगों के लिए देख लीजिए कितना, 1,051 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर वन पूछा किस जिले के अंदर है, तो कैमूर जिले के अंदर। सेकंड नंबर पर आता है चंपारण जिला, जहाँ पर 903.34 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। थर्ड नंबर पर आता है रोहतास, 669.91, लगभग 670 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है रोहतास के अंदर वन। तो टॉप 3 में है ये तीनों, तीनों को शाबाशी देना चाहिए, और बहुत अच्छा है कि नहीं। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, सबसे ज़्यादा वन आपको तीनों में ही मिलेगा, ठीक है। और सबसे कम वाले को देखिए, सबसे खराब स्थिति वाले को, तो इन लोगों को काफ़ी इंप्रूव करना चाहिए,
बहुत खराब स्थिति पहला तो आता है शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम वन है, यानी कि अब आपको वन आपको दिखाई ही नहीं देगा। 1.19 वर्ग किलोमीटर ओनली वन फैला हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर पर अरवल आता है 4.14 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। फिर आता है जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर। ये तो 3 जिला को काफ़ी ध्यान देना होगा। सबसे खराब स्थिति इन तीनों जिला का है, सबसे कम वन है, इसलिए यहाँ पे सूखा पड़ता है और यहाँ पे क्या होता है, बारिश भी बहुत कम होती है। शेखपुरा देख लीजिए, उसके सबसे लास्ट में शेखपुरा है, उसके बाद सेकंड लास्ट है अरवल है और थर्ड में जहानाबाद आता है। ये तीनों जगह क्या है, वन नहीं है, काफ़ी कम है। तो ठीक है, जो भी इस इलाके से हैं, जो भी इस जिले से हैं, तो अपने अपने इलाके में वन को बढ़ाइए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं बिहार में वन के प्रकार। तो बिहार में जनरली 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन? तो पहला आता है आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष और दूसरा आता है शुष्क पर्णपाती वन। 2 तरह का, आर्द्र है और दूसरा शुष्क है। आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अब देखो ये वन है तो इस वन के अंदर कौन कौन से वृक्ष आएंगे। अगर आर्द्र पर्णपाती वन की बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से वृक्ष आते हैं, शीशम हो गया, सेलम हो गया, साल हो गया और खैर हो गया। ये 4 जो पौधे हैं इसी वन के अंदर आते हैं। ठीक है, एक आइडिया मिलना चाहिए ना कि जैसे आर्द्र पर्णपाती वन बोल दिए, अब वन तो बोल दिया, बोले कि सर इसमें कौन कौन सा पेड़ आएगा सर, तो ये भी तो जाना जरूरी है कि नहीं। तो शीशम आता है, सेलम आता है, साल आता है, खैर आता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन में कौन कौन से आता है देखिएगा, महुआ, जानते होंगे महुआ, महुआ हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया, जामुन हो गया, शीशम हो गया। जनरली सब खाने पीने वाला चीज़ है, देख रहे हो, महुआ, आम, कटहल, जामुन और शीशम, ये सब किस में आते हैं, शुष्क पर्णपाती वन के क्षेत्र में आते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा बिहार में वन, ये सब हमने आज क्या करा, क्लियर कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या, बिहार में सर्वाधिक वन वाले 10 जिले, 10 ऐसे जिले जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है। तो कम से कम टॉप 3 तो याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, लेकिन देख लेते हैं टॉप 10 में कौन कौन है भाई। क्या आपका जिला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा। तो पहले नंबर पर कौन आ रहा है, कैमूर जिला। लगभग 31% जो है टोटल वन का, 31%, माना कि देखो टोटल एरिया का 7% तो है वन, ये तो पता है हमको, लेकिन जितना भी वन है उसका कितना परसेंट कौन कौन से जिला में डिवाइड है, ये इंपॉर्टेंट जानना है। माने कि 100 है, 100 किलोमीटर एरिया में वन फैला हो, किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वन फैला हुआ, तो कितना परसेंट इसका कहाँ, कैमूर में है, पश्चिमी चंपारण में, इस तरह से परसेंटेज डिवाइड करा गया। ठीक है, तो कैमूर में कितना है, 1051 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, लगभग 31.656%, लगभग 32%, ओनली 32% मतलब क्या है कैमूर के अंदर है, सोच लो, मतलब 32% जो टोटल का क्या है कैमूर में है। पश्चिमी चंपारण के अंदर 93.34 है, लगभग क्या 18% पश्चिमी चंपारण के अंदर है। रोहतास के अंदर टोटल कितना है, 670 वर्ग किलोमीटर। टोटल वन का कितना 18% इनके पास भी है, लगभग 17% मान के चलिए, पश्चिमी चंपारण 18% के पास 17%। नंबर 4 पे आता है जमुई, 5 पे है गया, 6 पे है नवादा, 7 पे है मुंगेर, 8वें पे है बांका, 9वें पे है मधुबनी और 10वें पे है लखीसराय। टॉप 10 लिस्ट आपको दिखा दिया, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई, गया, नवादा, मुंगेर, बांका, मधुबनी और लखीसराय। कैमूर में है 32%, पश्चिमी चंपारण में 18%, रोहतास में 17%, जमुई, देखो जमुई में यहाँ परसेंटेज गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 11.34% होना चाहिए, या 12.1.2, 12.3%, और गया में भी 12% है, ये परसेंटेज में गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, इसको याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना टॉप 10 का नाम। ठीक है, टॉप 3 आपको बिल्कुल याद रखना होगा। टॉप 3 में कौन है, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। ये टॉप 10 का नाम सिर्फ याद रखना, कितना है नहीं जानना है, टॉप 3 का सिर्फ जानना है कि कितना से कितना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो सबका नाम याद रखना पड़ेगा। अभी बताए थे कि वन्य जीवन कितने हैं, टोटल 12 है, बताए थे कि नहीं, और 12 का नाम तो याद रखना पड़ेगा किसी भी हाल में, है कि नहीं। तो पढ़ते हैं, जैसे आपको पूछेगा वाल्मीकि नगर या वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य या वाल्मीकि व्याघ्र, क्या लिखा, व्याघ्र अभ्यारण्य, यानी कि टाइगर रिजर्व है। इसका नाम क्या है, वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व, मेनली टाइगर के लिए बनाया गया। तो कहाँ में है, पश्चिमी चंपारण के अंदर, आप घूमने भी जा सकते हो इसको, समझ गए। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ, पश्चिमी चंपारण में है। एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 898 वर्ग किलोमीटर, 898 लगभग मान के चलो, 800 कितना, 899 मान के चलो, या 900 मान के चलो, एवरेज है कि नहीं, 900 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है ये वाल्मीकि नगर, और सबसे बड़ा यही है पूरे बिहार के अंदर, समझ गए। सेकंड हमें पता है भीम वन्य जीव अभ्यारण्य। भीम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, मुंगेर के अंदर है। कितना एरिया में, तो 681.90, यानी लगभग 682 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 682 वर्ग किलोमीटर, समझ गए। हमने थर्ड में आता है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। उदयपुर जब में ये है पश्चिमी चंपारण के अंदर ही, देखो पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर भी है और साथ में क्या उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ये काफ़ी कम एरिया में फैला हुआ, 8.87 वर्ग किलोमीटर फैला, लगभग कि 9 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में ही होगा, नाम से पता चल रहा है। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, कैमूर के अंदर है।
और ये है 1504। देखो सबसे ज़्यादा तो ये आ गया कैमूर वन्य जीव 1504.96 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। वही बात करते हैं गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। तो गौतम बुद्ध कहाँ होगा? तो गौतम बुद्ध से को पता चल रहा होगा कौन सा जिला आने वाला है, तो गया जिला। गया जिला के अंदर है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। 138.34 लगभग 138 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ से मिलेगा, ये भी आइडिया आपको मिल जाएगा। राजगीर कहाँ पड़ता है? तो नालंदा में पड़ता है। तो राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में पड़ता है और ये है 35.84 लगभग 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये अभयारण्य। नेक्स्ट है रजौली वन्य जीव अभयारण्य। रजौली कहाँ है? तो रजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा के अंदर है। ये भी नवादा के अंदर नहीं, ये नालंदा था, ये नवादा था, तो कन्फ्यूज नहीं करना है। नालंदा में है राजगीर और रजौली कहाँ है? नवादा में। 27.27 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। फिर तक कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा के अंदर। 29.21 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य, दरभंगा। 9वें नंबर पर आता है बड़ैल 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 क्या है? बड़ैल झील पक्षी अभयारण्य। बड़ैल झील पक्षी अभयारण्य ये पड़ता है वैशाली जिले के अंदर और ये फैला हुआ काफ़ी छोटा है, 1.98 लगभग 2 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है। नकटी जलाशय पक्षी जमुई अभयारण्य, सॉरी नकटी जलाशय पक्षी अभयारण्य कहाँ में है? तो जमुई में है। नकटी जलाशय पक्षी अभयारण्य कहाँ में? जमुई में। 3.33 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ये भी काफ़ी छोटा है। नेक्स्ट बोलते हैं नागी जलाशय। नागी जलाशय पक्षी अभयारण्य। तो नागी जलाशय पक्षी अभयारण्य कहाँ? जमुई के अंदर पड़ता है। नागी जलाशय पक्षी अभयारण्य जमुई और ये फैला हुआ है 11.23। जमुई में 2 अभयारण्य आ गया देख लो, एक है नकटी जलाशय, दूसरा है नागी जलाशय। नकटी जलाशय और नागी जलाशय। नागी जलाशय कितना है? 11.23 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य। कांवर झील पक्षी अभयारण्य तो ये बेगूसराय के अंदर पड़ता है। ये 63.11 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ कांवर झील पक्षी अभयारण्य। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 13वें नंबर पे आता है विक्रमशिला, सॉरी 12वें नंबर, 12 है टोटल 12 अभयारण्य है। तो 12वें नंबर कौन था? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य तो एक गंगा नदी के अंदर ही है, डॉल्फिन के लिए बनाया गया स्पेशली प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह है बिहार के अंदर, सोच लो, डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। और क्या है? भागलपुर के अंदर है। 16 किलोमीटर लगा हुआ इसका है, 16 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। समझ गए? तो फिर से मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ, सिर्फ नाम और जगह पढ़ दे रहा हूँ। आप एरिया याद रखो ना रखो, लेकिन नाम और जगह सिर्फ याद रखो। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, नाम और जगह। एरिया याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण, उदयपुर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण 2 है, वाल्मीकि नगर और उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। भीम वन्य जीव अभयारण्य, भीम है कहाँ? मुंगेर के अंदर। भीम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ? मुंगेर। आगे बढ़ते हैं। कैमूर में है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, नाम से पता चल जाएगा। गौतम बुद्ध है गया से, तो गया में है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। राजगीर पड़ता है नालंदा में, तो राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में। रजौली पड़ता है नवादा के अंदर, तो रजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा के अंदर। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य जो है दरभंगा के अंदर है। बड़ैल झील, बड़ैल झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वैशाली के अंदर। बस से बड़ैल, बस से वैशाली। ठीक है। नकटी जलाशय पक्षी, तो नकटी जलाशय और नागी जलाशय, जनरली जलाशय है तो जैसे जलाशय जैसे जमुई, तो नकटी जलाशय और नागी जलाशय दोनों कहाँ पड़ेगा? जमुई के अंदर पड़ेगा। देखो ट्रिक में बताते जा रहा हूँ साथ में। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, तो कांवर झील बेगूसराय के अंदर है। और विक्रमशिला की बात करते हैं, डॉल्फिन तो डॉल्फिन में गंगा किनारे, और गंगा किनारे कौन है? भागलपुर। डॉल्फिन क्या करता है? बार बार भाग जाता है, पकड़ते हैं तो भाग जाता है, इसलिए भागलपुर में है डॉल्फिन। ठीक है। तो डॉल्फिन अभयारण्य या विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन में कहाँ है? भागलपुर के अंदर। ठीक है। ये आपको ट्रिक बता दिया और कोई रिपीट कर दिया, तो याद हो जाना चाहिए किसी तरह से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सिंचाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और इसे क्वेश्चन आते भी नहीं। तो जनरली 2 चीज़ आप अगर ये इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। पहला तो याद रख सकते हो ये चीज़ कि चरम सिंचाई क्षमता कितना, यानी कि बिहार के पास कितना क्षमता है, किसी भी कितना एरिया को वो क्या कर सकता है? सिंचाई कर सकता है। तो लगभग 117.5 लाख हेक्टेयर को ये सिंचाई कर सकता है। सोच लो बिहार के पास इतना क्षमता है, लेकिन कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 54.35। सिर्फ इतना ही एरिया को सिंचाई कर रहा है, लेकिन क्षमता 117 का है। सोच लो टोटल क्षमता 117.54 का है, लेकिन कर कितना कर रहा है? 54.35 का कर रहा है। समझ गए? 117.5 लाख हेक्टेयर में कर सकता है, क्षमता है बिहार का, लेकिन 54.35 लाख हेक्टेयर में ही सिर्फ कर रहा है, सिंचाई कर रहा है। ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। और ये ऐसे भी 2020-21 का रिकॉर्ड है, तो नया वाला रिकॉर्ड देख लीजिएगा। और इससे सवाल पूछे नहीं जाता, तो इसलिए इसे टेंशन भी नहीं लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई है आज तक, क्योंकि बिहार में खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो?
इस सिंचाई परियोजना से क्वेश्चन आते हैं और आपको जानना भी चाहिए। तो कौन कौन सी परियोजना है ध्यान दीजिएगा। पहला तो है बिहार की बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद मतलब होता है बहुत बड़ा, तो बिहार की बृहद सिंचाई परियोजना, इसमें क्या क्या करा है, कौन कौन सी सिंचाई परियोजना ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा बड़ा पूछ रहा है, जो मेन सिंचाई परियोजना है उसका नाम जानना जरूरी है। जैसे कि सोन सिंचाई परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, चंदन जलाशय परियोजना और बड़ुआ जलाशय परियोजना, अपर क्यूल जलाशय योजना। तो पहले तो नदी वाला पोर्शन याद रखो, कौन कौन सा नदी आ रहा है, सोन, गंडक और कोसी। सोन, गंडक और कोसी, ये 3 इंपॉर्टेंट है सिंचाई के लिए। तो ये सिंचाई परियोजना बोल देना, सिर्फ नदी का नाम बोलना है, लास्ट में सिंचाई परियोजना बोल देना, समझ गए। तो सोन, गंडक और कोसी। अब आते हैं जलाशय से। जलाशय का मतलब, जलाशय मतलब होता है क्या, पानी को स्टोरेज करके रखा जाता है, फिर उसी से क्या होता है पटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब खेत को पटाने के लिए या खेत की सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। तो जलाशय वाले सेक्शन में कौन आता है, चंदन जलाशय, बड़ुआ जलाशय और अपर क्यूल जलाशय। तो ये हो गया 3 परियोजना, चंदन जलाशय परियोजना, बड़ुआ जलाशय परियोजना और अपर क्यूल जलाशय परियोजना। याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। सोन बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत हुआ था। सोन बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत जो हुआ था वो 1874 में हुआ था, आज़ादी से पहले 1874 में, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट जो रहा है सिंचाई के क्षेत्र में, ये सोन नदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है बिहार के अंदर। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत पूछे कब हुआ था, तो ना याद रखना है ईस्वी 1874 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। सोन बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य नहरें कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी नहरें जो है वो सोन बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़ी हुई है। ये है पूर्वी सोन नहर, जो कि औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद इलाके को क्या करता है, ये सिंचाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। पूर्वी सोन नहर में कौन कौन आ रहा है, औरंगाबाद आ जा रहा है, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद। औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद, ये पूर्वी सोन नहर से इसका सिंचाई किया जाता है। पश्चिमी सोन नहर में कौन कौन आते हैं, तो आरा, बक्सर और रोहतास। आरा, बक्सर और रोहतास पश्चिमी सोन नहर से सिंचाई होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोलते हैं गंडक परियोजना। गंडक परियोजना था, इसको बोलते हैं त्रिवेणी, इसका नाम था त्रिवेणी परियोजना, भी इसका वो नाम दिया गया था। इसका शुरुआत जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसी भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि गंडक परियोजना बिहार में कब लाया गया था, तो 1904 ईस्वी में। उसका दूसरा नाम क्या था, त्रिवेणी योजना, त्रिवेणी परियोजना नाम था उसका, ठीक है। गंडक परियोजना के लिए मुख्य बांधें कौन कौन सी बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो वाल्मीकि नगर डैम जो है ये बनाया गया था। गंडक परियोजना के मुख्य बांध जो था वो वाल्मीकि नगर डैम था, समझ गए। गंडक परियोजना की नहरें पूछा जा सकता है, गंडक परियोजना जब आया था कौन कौन से मुख्य नहरें इससे बन के आई थी, तो मुख्य नहर ये पश्चिमी नहर के रूप में था। मुख्य पश्चिमी नहर, इससे कौन कौन सा जिला देखो बाहर मतलब सिंचाई किया जाता है, गोपालगंज, सारण और सिवान। मुख्य पश्चिमी नहर में कौन कौन आ रहा है, गोपालगंज, सारण और सिवान। मुख्य पूर्वी नहर, जिसका दूसरा नाम क्या था, तिरहुत नहर बोलते थे। तिरहुत नहर का कौन कौन आ रहा है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर को सिंचाई करने के लिए करते थे, ठीक है। तो ये देखो सब जगह डिवाइडेड है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब जगह मतलब नहर को भेजा गया ताकि सब जगह सिंचाई अच्छे से हो, समझ गए। क्योंकि सोन नदी जो है वो देख लिया, किसको किसको देख लिया, ये सोन नदी किसको देखा, पूर्व और पश्चिम को देख लिया, और गंडक में भी वही है, पूर्व पश्चिम नहर और पूर्वी नहर, समझ गए। लेकिन इलाका अलग अलग है, देख रहे हो। पश्चिमी नहर के अंदर आ गोपालगंज, सारण, सिवान आ रहा है, और पूर्वी नहर के अंदर आ रहा है कौन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी नहर, पूर्वी चंपारण और वैशाली, मुजफ्फरपुर, समझ गए। अब बात करते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954-55 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है डायरेक्ट, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1954-55 में शुरुआत, सबसे लास्ट में ही आया था, समझ गए। 1954 से लेकर 1955 में ये शुरुआत इसे करा गया। कोसी परियोजना का मुख्य बांध जो बनाई गई थी वो हनुमान नगर बांध था, हनुमान नगर बांध, ठीक है। हनुमान नगर बांध याद रहेगा। और कोसी परियोजना के मुख्य नहरें का नाम भी याद रखना होगा, जिसका पूर्वी था, पूर्वी कोसी नहर था, और पश्चिमी कोसी नहर था। पूर्वी कोसी नहर जो था वो पूर्णिया और अररिया को सिंचाई करने में हेल्प करता था, पूर्णिया और अररिया को, समझ गए। तो मेनली तो 4 था, देखो बाकी तो जलाशय से था, बाकी नदी वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा। सोन सिंचाई परियोजना था, गंडक परियोजना था और कोसी था। और बारी बारी हमने तीनों को पढ़ा। सोन बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ा कि 1874 में आया, फिर मैंने पढ़ा गंडक परियोजना कब आया, तो गंडक परियोजना जो आया 1904 में आया, इसका दूसरा नाम क्या था, त्रिवेणी योजना था। फिर हमने पढ़ा कोसी परियोजना, तो कोसी परियोजना कब आया था, तो 1954 से लेकर 1955 के बीच में आया, ठीक है। और फिर मैंने ये भी पढ़ा कि सोन को मैंने कितने भागों में डिवाइड करा, या सोन बहुउद्देशीय परियोजना में क्या था, कितने नहरें थे, तो 2 नहरें थे मुख्य नहरें, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। कौन कौन से इलाका पटा ये बताया मैंने आपको। और उसी जैसे देखो गंडक में मैंने डिवाइड करा, ये गंडक के मुख्य नहरें कौन से थे, इसमें भी था पश्चिमी नहर और पूर्वी नहर, समझ गए। उसी से कोसी में मैंने डिवाइड करा कि पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर कौन कौन से इलाका पटाया जा रहा है। अब देखो 2 जो परियोजना था उसमें 2 बांध ही बनाए गए थे। सोन में बांध का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन गंडक परियोजना के अंदर एक डैम बनाया गया है, वाल्मीकि नगर डैम। और वही बात करते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, इसके अंदर भी क्या है, एक बांध बनाया गया है, हनुमान नगर बांध, समझ गए। तो ऐसे याद करना है रिलेट करके, पूरा कंप्लीट हो गया हमारा।
बिहार के मुख्य सिंचाई परियोजनाएं थी और नहरी थी, ये क्या हो रहा, कंप्लीट हो गया। ठीक है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी तो आज कंप्लीट कर जाना किसी भी हाल में। आगे बढ़ते हैं तो बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजना, ये तो पुराना वाला था और सबसे मुख्य भी था ये मतलब बहुत ओल्डेस्ट था और बहुत अच्छा भी था, अभी भी ये कार्यरत है। अब बात करते हैं नया जो परियोजनाएं लाई गई है उस पर भी ध्यान फोकस करना होगा। एक जो नया परियोजना है उसका सब नाम पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से है, कौन कौन से इलाका पटाया जा रहा है या कौन कौन से इलाके सिंचाई के। पटाने का मतलब होता है सिंचाई करना, समझ गए, गाँव के भाषा में उसको बोलते हैं पटाना। अब आते हैं बरनार जलाशय योजना। तो बरनार जलाशय योजना भागलपुर और जमुई के लिए बनाया गया है, ये परियोजना लाया गया था भागलपुर और जमुई के लिए, बरनार जलाशय परियोजना। उत्तर कोयल जलाशय योजना, उत्तर कोयल, नाम देखो कितना अच्छा है, उत्तर कोयल परियोजना, जलाशय परियोजना, देखो जलाशय का नाम है ये सब जलाशय से रिलेटेड है। बरनार जलाशय योजना, ये उत्तर कोयल जलाशय योजना। ये गया और औरंगाबाद में ये परियोजना लाया गया है, गया और औरंगाबाद पटाने के लिए। ठीक है। पुनपुन बैराज योजना, पुनपुन बैराज योजना लाया गया है औरंगाबाद, गया, पटना और जहानाबाद को सिंचाई करने के लिए। ठीक है, इस इलाके में सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल किया गया है कौन सा, पुनपुन बैराज योजना, औरंगाबाद, गया, पटना और जहानाबाद। फिर आया है बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना, बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना, ये जिन स्पेशली भागलपुर के लिए लाया गया। बटेश्वर नाथ पंप नहर परियोजना कहाँ, तो भागलपुर में। जमानिया पंप नहर योजना, तो जमानिया पंप नहर, ये भी देखो पंप से ही पट रहा है, तो जमानिया पंप नहर योजना ये कैमूर के लिए स्पेशल लाया गया। फिर अपर क्यूल जलाशय योजना, अभी पढ़े थे इसके बारे में। तो अपर क्यूल जलाशय योजना जो है मुंगेर और लखीसराय के लिए स्पेशली है। अपर क्यूल जलाशय परियोजना किसके लिए है, तो मुंगेर और लखीसराय के लिए, समझ गए। वही बात कर तिलिया डावर्सन योजना, तिलाया डावर्सन योजना, ये गया और नवादा के लिए। तिलाया डावर्सन योजना गया और नवादा के लिए लाया गया परियोजना, सिंचाई परियोजना। वही बात दुर्गावती जलाशय योजना अभी पढ़े थे, सबसे बड़ा क्या था, जलप्रपात था दुर्गावती, था ना, और उससे नदी भी निकलता था, सबसे हाइट पे था दुर्गावती जलप्रपात था ना। इससे पहले मैंने पढ़ा था कि जलप्रपात के बताइए नाम, तो दुर्गावती जलप्रपात था जो सबसे हाइट पे था। तो उसी से रिलेटेड है दुर्गावती जलाशय योजना जो कि रोहतास और कैमूर में, रोहतास और कैमूर को सिंचाई करने के लिए लाया गया है। ठीक है, दुर्गावती जलाशय योजना। नेक्स्ट है मुनहरा बियर योजना, मुनहरा बियर योजना ये लाया गया स्पेशली मधुबनी के लिए। मुनहरा नाम में ही है, म से मुनहरा, म से मधुबनी, याद करेंगे ट्रिक, समझ गए। तो मुनहरा बियर योजना मधुबनी के लिए लाया गया है। और बटाने जलाशय योजना, बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद के लिए लाया गया है, औरंगाबाद के लिए स्पेशली। फिर है बागमती परियोजना, ये भी सिंचाई परियोजना है, ये सीतामढ़ी रामनगर के लिए लाया गया। सीतामढ़ी है इसको बोलते हैं रामनगर। ठीक है, तो ये है बागमती परियोजना सीतामढ़ी के लिए स्पेशली, समझ गए। तो ये था हमारा कुल नया नया जो परियोजना लाया गया, सबका नाम था, ये इंपॉर्टेंट भी आपको याद भी रखना पड़ेगा, सवाल आते हैं ये। ठीक है, पुराने वाला तो कम से कम याद रखो, नए वाला भी याद रखो ना रखो, लेकिन पुराने वाला तो अब किसी भी हाल में को याद रखना ही पड़ेगा, समझ गए। नेक्स्ट बात है नदी जोड़ो परियोजना, एक ऐसा परियोजना था जिसमें नदियों को जोड़ने की बात की गई थी बिहार के अंदर। तो नदी जोड़ी परियोजना के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से ध्यान दीजिएगा। पहला जो है क्या है, नदी जोड़ो परियोजना, ये है आपका नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रस्तावित लिंक नहरों की संख्या थी 30 लिंक नहरें थे। प्रायद्वीपीय भारत में 16 तथा हिमालय भारत में 14 लिंक नहर थी, यानी कि नहरों को जोड़ने की बात की गई थी, नहरों को जोड़ेंगे तो नदी जुटेगा, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन है यहाँ, 30 प्रायद्वीपीय भारत और भारत में 16 तथा 14 लिंक नहर की बात की गई। 30 जो है, 30 में से 16 क्या है हमारा भारत में, और 14 जो है हिमालय भारत का लिंक है। प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय भारत की जो नहरें हैं वो दोनों को जोड़ने की बात की गई थी इस योजना के तहत। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं मेरे ख्याल से। प्रस्तावित 30 लिंकों में बिहार में संबंधित प्रत्यक्ष पर परोक्ष लिंक नहरों की संख्या 6 थी। देखो टोटल था 6 बिहार के अंदर, कोसी मेची, कोसी घाघरा, गंडक गंगा, चुमार सोनबरा, सोन गंगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो जो नदी जोड़ो परियोजना ला गया था उसमें 30 नहरों और नदियों को जोड़ने की बात की गई थी। ठीक है, जिसमें से बिहार में कितने थे, टोटल 6 थे। बिहार में कितने, ओनली 6 नदियों को जोड़ने की बात की गई थी। कौन कौन था ध्यान दीजिएगा, कोसी और मेची नदी, कोसी और घाघरा नदी, गंडक और गंगा नदी, चुनार और सोनबराय नदी, सोन और गंगा नदी, और साथ में क्या था, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। इस सबको लिंक करने की परियोजना लाई गई थी, समझ गए, कि गंगा को ब्रह्मपुत्र से जोड़ने का तो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, कोई नदी सूखेगा नहीं, हमेशा कंटिन्यू फ्लो करते रहेगा, समझे। इसी को बोला गया था नदी जोड़ परियोजना। तो याद रखना बिहार में कितने कुल कितने थे, 6 नदियों को जोड़ने की बात की गई थी। ठीक है, बाई वाइज को याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोसी मेची, कोसी घाघरा, गंडक गंगा, चुनार सोनबराय, सोन गंगा और गंगा ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अब आते बिहार में विद्युत स्थिति क्या है, मार्च 2022 का ये रिपोर्ट है, तो ज़्यादा इसमें याद करने वाली बात है नहीं,
क्योंकि ओल्डेस्ट हो चुका है, 2024 आ चुका है, तो 2024 का आप करंट अफेयर पढ़ो तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। या तो स्पेशली आप क्या करिए, विद्युत का एक सेक्शन देख लीजिएगा, समझ गए। इसमें से याद रखने वाली की एक बात होगी, कोई इन्फॉर्मेशन के सिर्फ आप याद रख सकते हो, ज़्यादा आते नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन फिर भी याद रख सकते हो कि बिहार में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है बिहार के पास। तो 7,785 मेगावाट है यहाँ की क्षमता। टोटल बिहार की क्षमता कितनी है? 7,785 मेगावाट मतलब बिजली का प्रोडक्शन कर सकता है बिहार खुद अकेले, समझ गए। जिसमें से देखो थर्मल पावर प्लांट से कितने आते हैं, ताप विद्युत से आते हैं 5,336 सॉरी 363, 5,363 वाट आते हैं कहाँ से? आपके थर्मल पावर प्लांट से। जल विद्युत बल से यानी कि नदियों से जो बिजली बनते हैं वो 808 मेगावाट बनते हैं। और बात करें नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय का मतलब सोलर हो गया, बायो हो गया, कचरा वगैरह से जो होता है बिजली वगैरह, तो ये है नवीकरणीय से जो बनते हैं वो 1618 मेगावाट ओनली, समझ गए। ये था हमारा आपको डिवाइड। अब तो बिहार में विद्युत की मांग की बात करते हैं, बिहार में विद्युत को ये याद नहीं रखना, ओके, ये पॉइंट याद रखो डायरेक्ट। फिर ये याद रखो कि बिहार में कुल विद्युत उत्पादन की क्या लिखा हुआ, स्थापित क्षमता। ये 2001 सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ वही बात करा गया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्या ये जो आपने अभी मैंने बताया कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना 7,785 है, इसमें देखो ये जो है, लेकिन वो जो है सेंट्रल कितना कर रहा है, राज्य कितना कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे पावर प्लांट लगा दिया था, तो पावर प्लांट ये नहीं कि वो राज्य सरकार का ही होगा, वो सेंट्रल का भी हो सकता है, समझ गए पॉइंट। तो वही अब इसमें डिवाइड करा गया है कि कितना जो है सेंट्रल है, यानी कि कितना जो केंद्र सरकार के द्वारा है, कितना जो है राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, और कितना जो बिजली है वो निजी कंपनियों के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है, समझे। तो देखो 7,785 मेगावाट था टोटल, उसमें से देखो कितना है केंद्र जो है यानी सेंट्रल जो है भारत सरकार जो है वो 6,801 मेगावाट प्रोडक्शन करती है बिहार के अंदर। राजकीय क्षेत्र यानी कि बिहार राज्य सरकार कितने ओनली 54 मेगावाट प्रोडक्शन करती है, समझ रहे हो। यानी कि जनरली क्या है, हम लोग केंद्र पर डिपेंडेंट है, केंद्र सरकार ही बिजली यहाँ पैदा करती है बिहार के अंदर। और निजी क्षेत्र वाले भी देखो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, यानी कि राज्य सरकार से आगे तो निजी क्षेत्र वाले हैं। 930 मेगावाट यहाँ प्रोडक्शन करते हैं निजी क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट कंपनियाँ जो है बिहार के अंदर वो 930 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन करती है, समझ गए। टोटल प्रोडक्शन कितना था 2022 में 7,785। अब करंट में देख लीजिएगा सर्च मार के कितना अभी प्रोडक्शन हो रहा है बिहार के अंदर बिजली, समझ गए। ये 2022 का रिपोर्ट था, तो थोड़ा सा भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि केंद्र ज़्यादा कर दी है, राज्य सरकार सबसे कम करती है, और जहाँ की प्राइवेट कंपनियाँ वो ज़्यादा करती है राज्य सरकार से भी, ठीक है। आइडिया मिल गया, ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए है, ये एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है थोड़ा बहुत। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति कितना यूनिट खर्च कर रहा है बिहार के अंदर लोग। तो बिहार के अंदर देखा जाए तो 329 यूनिट खर्च करता है हर एक व्यक्ति। आपके पास बिजली है या नहीं है, भले आप अंधेरा में हो, लेकिन आप पे एवरेज अगर प्रति व्यक्ति निकाला जाए तो 329 यूनिट आपका बिजली निकलता है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे 329 यूनिट बिजली यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जब बड़े बड़े पार्टियाँ हैं वो ज़्यादा बिजली यूज कर रही है, तो छोटे लोग तो काफ़ी कम बिजली यूज करते हैं, लेकिन एवरेज निकालने पर क्या होगा, सबको तो बराबर ऐड करना होगा, ठीक है। तो 329 यूनिट आ रहा है लगभग। आपको लग रहा है कि हम इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, ये हर एक व्यक्ति की मान कर चल रहा है, मतलब हर एक घर की बात करते हैं। 329 यूनिट उठा रहे हैं लोग। लेकिन अगर पूछेगा राष्ट्रीय औसत पूछेगा, यानी कि भारत लेवल पूछेगा, तो बिहार लेवल पे हो गया। अगर पूरे भारत के लेवल पे पूछेगा कि प्रति व्यक्ति कितना यूज करते हैं लोग पूरे भारत में, तो भारत में देखो कितना ज़्यादा 1208 यूनिट है, सोच रहे हो। यानी कि बड़े बड़े नगरों में काफ़ी ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। तो एवरेज निकल के लाने पे कितना आ जा रहा है, पूरे भारत का एवरेज पूछेगा तो 1208, और बिहार का एवरेज पूछेगा तो 329। तो हमको जनरली बिहार का याद रखना है और भारत का भी याद रखना है, दोनों याद रखना है, लेकिन तो कन्फ्यूज नहीं करना है। बिहार का पूछेगा 329 यूनिट पर व्यक्ति, और पूरे भारत का पूछेगा तो कितने व्यक्ति, तो 1208 यूनिट पर व्यक्ति, समझ गए। ये इंपॉर्टेंट दो चीज़ याद रखना था आपको, विद्युत से रिलेटेड कोई बातें हैं जो, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार में विद्युत ऊर्जा का स्रोत। तो ये देखो ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ देते हैं इसको। देखो यहाँ पे नई बिजली परियोजनाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नई बिजली परियोजनाएं के नाम को याद रखना पड़ेगा, ये सवाल आते हैं। तो यहाँ देखो बाढ़ ताप विद्युत जल संयंत्र यहाँ पे 1980 मेगावाट प्रोडक्शन करती है। देखो बाढ़ का मतलब ये नहीं कि नदी में बाढ़ आ गया, वो नहीं है। बाढ़ बिहार के अंदर एक जगह का नाम है, समझ गए। तो बाढ़ क्या है, एक जगह का नाम है, तो ठीक है। तो बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र जो है ये कितना मेगावाट क्षमता इसका है, 1980 मेगावाट इसकी क्षमता है। फिर उत्तर कर्णपुरा ताप विद्युत संयंत्र, उत्तर कर्णपुरा ये भी 1980 मेगावाट का इसका क्षमता है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना, यहाँ पे 1320 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। और ये बात करते हैं बांका अति विशाल विद्युत परियोजना, ये 4000 मेगावाट, सोच लो सबसे ज़्यादा इसी का क्षमता है। कितना है, सबसे अति विशाल, इसका नाम में ही लिखा हुआ बांका अति विशाल विद्युत परियोजना 4000 मेगावाट, समझ गए। तो ये नई बिजली परियोजनाएं हैं जिसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। बाढ़, उत्तर कर्णपुरा, बक्सर और बांका। बांका में सबसे बड़ा 4000, बक्सर में 1380, उत्तर कर्णपुरा में 1980, और बाढ़ में भी 1980 मेगावाट। क्लियर है।
आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, प्रक्षेत्र में विभिन्न विद्युत गृहों में बिहार का हिस्सा क्या रहा है? विद्युत केंद्र का नाम, ओ मतलब ये लिखा हुआ कि कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन सी विद्युत केंद्र हैं जो कितना कितना बिजली प्रोडक्शन कर रही है। जैसे आपको घर में आ रहा है बिजली, तो कौन कंपनी दे रहा है आपको पता नहीं होता होगा जनरली, लेकिन आप बिजली बिल निकालोगे तो उसमें पता चल जाएगा कौन कंपनी आपको बिजली दे रहा है। समझ गए? तो कौन कौन सी कंपनियां या कौन कौन सी जो विद्युत केंद्र हैं जो आपके यहाँ पहुँचा रहे हैं, वो सबका नाम है, कौन कौन से विद्युत केंद्र जो है काम कर रही है। ठीक है, बिहार के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा बिहार कैसे, तो यहाँ देखो क्षमता क्या है, बिहार में से कितना परसेंट हिस्सा है। फरक्का स्टील जो है कंपनी, इसका टोटल क्षमता 1600 मेगावाट है, लेकिन बिहार में कितना दे रहा है? 666 मेगावाट ये दे रहा है बिहार को। 1600 मेगावाट से 446 मेगावाट, सॉरी 466 मेगावाट बिहार को दे रहा है। कहलगांव है STL2, कहलगांव में STL का कंपनी का ही दूसरा एक केंद्र है, इसका क्षमता 1500 मेगावाट है, बिहार को दे रहा है इससे 100 मेगावाट। टाला HPS है, टाला HPS कंपनी का नाम है। ठीक है, ये इसका टोटल क्षमता है 1020 मेगावाट और बिहार को ये देता है 260 मेगावाट। फिर आता है तलचर स्टील कंपनी का तलचर में है, तलचर स्टील जो है 1000 मेगावाट इसका क्षमता है और ये बिहार को कितना दे रहा है? 397.90 यानी 398 मेगावाट दे रहा है बिहार को। कहलगांव STL1 STPL, कहलगांव STPL1। ठीक है, तो कहलगांव में दो है, कहलगांव STPL2 पड़े थे जिसका 1500 था, और कहलगांव STPL1 जिसका क्षमता कितना था? 880 था। तो 880 मेगावाट इसका क्षमता है और बिहार को कितना दे रहा है इसमें से? 338 मेगावाट दे रहा है बिहार को। तीस्ता HPS देखो, तीस्ता HPS यहाँ टाला में भी था और HPS तीस्ता के अंदर भी है। तो HPS तीस्ता जो है 510 मेगावाट इसका क्या क्षमता है और बिहार को ये दे रहा है 108 मेगावाट लगभग दे रहा है। चूखा HPS कंपनी है, चूखा HPS कंपनी, ये दे रहा है वो कितना? ये 270 इसका क्या है टोटल क्षमता और बिहार को कितना दे रहा है? 80 मेगावाट दे रहा है। रंगित HPS देगा, टोटल क्षमता कितना है? 60 मेगावाट, जिसमें 21 मेगावाट दे रहा है बिहार को। तो देखो मेन कंपनियाँ देखो दो ही कंपनियाँ, कौन कौन है? STPL, ठीक है, और दूसरा कंपनी का नाम क्या है? HPS। ये दो कंपनियां जो है बिहार के अंदर बिजली मतलब दे रही है। ठीक है, और बहुत सारे हैं, बहुत बहुत डिफरेंट जगह पे हैं। देखिए STL देखो फरक्का के अंदर है STPL, कहलगांव के अंदर दो है STPL। अब बात करते हैं HPS, तो HPS टाला के अंदर है, तीस्ता के अंदर है, चूखा के अंदर है, रंगित के अंदर है। समझ गए? सबका क्षमता तो बिहार को कितना दे रहा है। तो सिर्फ आपको क्षमता याद नहीं रखना है, ये कितना दे रहा है वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम याद रखो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बिहार को विद्युत देती है। समझ गए? जगह का नाम पूछ सकता है कि STL कहलगांव STL2 जो है कहाँ है? तो कहलगांव में है। ठीक है, तो याद रखना, सिर्फ नाम याद रखो आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा, देखो ख़त्म हो गया, ये था हमारा बिहार का ज्योग्राफी जो कि हमने ख़त्म कर चुके हैं, टोटल फिनिश। ये आप एक बार पढ़ लोगे, आपको बिहार की ज्योग्राफी दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो आज था हमारा ये बिहार का भूगोल जो कि फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।